स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑयल रिफाइनमेंट प्रोसेस के बारे में, मतलब कि होता क्या है ऑयल रिफाइनरी में। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ये देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होता है। क्रूड ऑयल जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक गोल्ड, ये समझिए लाइफ ब्लड है करंट सिविलाइजेशन का। यानी कि आज के सभ्यता में कोई भी देश लीजिए, लगभग 200 देश हैं, उसमें से किसी को भी उठा लीजिए, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रूड ऑयल। बाकी सारा चीज़ सेकेंडरी है। मतलब कि जो देश प्रॉस्परस हैं उनके लिए बस ये होता है कि क्रूड ऑयल बहुत नीचे है, मतलब कि वो सॉर्ट करके रखे हुए हैं, और जो देश लटक रहे हैं, जिनका बैंड बज रहा है, क्रूड ऑयल के लिए लड़ाई कर रहे होंगे। ये मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस में आता है, और ये इतना प्रेशियस है कि फ़र्क नहीं पड़ता सोर्स और क्वालिटी क्या है। मतलब कहाँ से आ रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, कितना क्वालिटी है उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका कुछ सोर्स बहुत ईजी टू रिफाइन रहता है, कुछ बहुत हेडेक रहता है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि है, काम खत्म, दी एंड, बाकी सारा चीज़ सेकेंडरी हो जाता है। और ये समझिए वॉर्स में इसी का इस्तेमाल होता है। तो सारे वॉर्स का आप देख लीजिए, पावर प्ले जो उतना होता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का देख लीजिए, रशिया किस चीज़ के भरोसे बेट कर रहा था? ऑयल के चलते। वेनेजुएला में क्यों हड्डिप्पा मारा गया? ताकि ये समझ लीजिए ओपेक जो है दोबारा से चाइनीज़ युआन इस्तेमाल ना करे, डॉलर ही इस्तेमाल करे, क्योंकि पेट्रोल डॉलर का वैल्यू खत्म हो जाएगा नहीं तो। ये समझना बहुत जरूरी, पावर के पीछे क्या है? ऑयल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मतलब ये फोटोज आपने देखे ही होंगे न्यूज़पेपर में। तो समझना बहुत जरूरी, हर चीज़ के ऊपर ऑयल आता है, और कोई भी एक हेल्दी नेशन है तो उसका बस यही मतलब होता है कि वो ऑयल सॉर्ट करके बैठे हुए हैं कि कहाँ से आएगा, कितना कंज्यूम होगा, वो सब हमने सॉर्ट कर लिया है। तो बात करते हैं, बचपन में आपने पढ़ाई होगा स्कूल में कि डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि ये क्रूड ऑयल जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है, यानी कि उसमें अलग अलग हाइड्रोकार्बन है। अब वो सब का मिक्सचर है, यानी गारंटीड रेशियो नहीं है कि एग्जैक्ट इतना इसमें हैवी है, इतना लाइट है, इतना पैराफिन है, इतना वैक्स है, ये सब आपको सॉर्टेड नहीं है। वो मिक्सचर है और रैंडम है। हाँ, ये सोर्स बाय सोर्स रहता है, लेकिन सोर्स के अंदर भी चेंज हो जाता है। तो ईच हाइड्रोकार्बन का जो चेन है उसमें एक बेनिफिट आता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। यानी कि अगर आप C14 टू C20 लेंगे, यानी कि डीजल के आसपास का लेंगे, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है। वहीं पे अगर आप लेते हैं, आप सिंपल लीजिए C3 टू C10 पेट्रोल वाले रेंज में आ जाते हैं, वो 120 में ही निपट जाता है, जबकि डीजल आपका 270 तक चला जाता है। तो ये जो थर्मल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, ये अलाउ करता है कि हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकें। यानी कि क्रूड को लीजिए, उसे बम बम सुपर हीट कीजिए और उसे ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाने दीजिए, और ये कंडेंस हो के निकलता रहेगा। और इसमें फ़ायदा रहता है कि ये रीसर्कुलेट कर पाता है, तो बहुत अच्छा इफिशिएंसी आपको एक शॉट में मिल जाता है। मतलब कि आपने यहाँ क्रूड डाला, काफ़ी अच्छा से आपका सबसे ऊपर आपको गैस निकल गया, जो कहते हैं पेट्रोलियम गैस, गैस मिल गया, आपका नैप्था मिल गया, ये गैसोलीन मिल गया, पैराफिन ऑयल मिल गया, डीजल मिल गया, फिर आपका लुब्रिकेशन ऑयल मिल गया, फिर फ्यूल ऑयल जो बड़े बड़े उसमें लगता है, क्या बोलते हैं, कंटेनर शिप्स में। फिर आपका नीचे रेसिड्यू जो रोड में टार पिच में होता है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये रफ ही है। हर कंपनी, हर मतलब रिफाइनरी ऑलमोस्ट अलग अलग बनाता है। इसको डिपेंड करता है कि उनका इनपुट क्या है और किस चीज़ की प्रायोरिटी है, क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये करते हैं और ये बल्क सेपरेशन अचीव कर लेता है। यानी कि आपका क्रूड आया, ये सबसे पहला स्टेप होगा कि उसको सॉर्ट कर देगा कि सर क्या करना चाहते हो आप। तो ये कर लेता है। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, हीट चाहिए, बहुत एनर्जी खाता है। बहुत सारे केसेस में जो मतलब प्रोडक्ट बनाया गया है उसी को जला के ये हीटिंग करता है, क्योंकि बहुत एनर्जी खाता है ये। और स्टेजिंग करता है, इसीलिए सब कॉलम काफ़ी लंबा होता है। मतलब सबसे आसानी से आप पकड़ सकते हैं रिफाइनरी में कौन सा ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होगा। मतलब दूर से ही आपको समझ में आ जाएगा कुछ ज़्यादा लंबा है ये, और खूब सारा पाइप रहेगा साइड में, तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें दिक्कत ये होता है कि काम करता है, लेकिन जिस चीज़ का ओवरलैपिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है वो इसमें प्योर नहीं निकलेगा। यानी कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं मतलब क्रूड फ्यूल ऑयल को पैराफिन ऑयल से, उसमें बहुत दोनों का अंतर है। लेकिन आप चाहेंगे कि जो पैराफिन ऑयल है उसमें सिर्फ पैराफिन रहे, उसमें डीजल कंटेमिनेशन नहीं रहे, या डीजल है तो डीजल में पैराफिन नहीं रहे, वो नहीं होगा। इससे मतलब कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मेजॉरिटी सेम होता है, लेकिन 100% नहीं होता। 100 छोड़ दीजिए, 90 भी नहीं होता है। बहुत कुछ केसेस में इतना खराब निकलेगा आपका कि सर ऑलमोस्ट 60-40 का मिक्सचर आ रहा है। मतलब कि उसको आपको सेकेंडरी रिफाइनमेंट करना ही पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ये स्टेप 1 होता है, यहाँ से काम खत्म नहीं होता। कुछ केसेस में जैसे आपका गैस है, गैस सबसे आसानी से निकल जाता है, लेकिन बाकी सारा चीज़ में और खासतौर पर ये एरिया में बहुत सारा मिक्सचर आएगा, तो वो आपको सॉर्ट करना है बाद में। नीचे भी एक दो ठो अच्छा निकलता है, लेकिन कुछ में कचरा हो जाता है कि भैया ये भी मिक्स है, वो भी मिक्स है।
तो ये समझ आए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सर हमने क्रूड ऑयल खरीद लिया, ठीक है, जैसे इंडिया के पास बहुत बड़ा रिफाइनरी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, तो हम लोग आता है क्रूड ऑयल आता है कंटेनर शिप से, मतलब जो उनका शिपिंग कंटेनर्स आते हैं उससे शिप हो गया, ये यहाँ जाएगा। सबसे स्टेप 1 आप सबको सॉर्ट करो, बल्क सॉर्टिंग कर देता है ये। और ये मैं एकदम क्लियर, ये फीड स्टॉक बनेगा नेक्स्ट स्टेज का, ये यूजफुल नहीं है। मतलब कि आपने ये सोचा ना कि अरे यहाँ से गैसोलीन निकला है हम डाल देंगे इंजन में, नहीं चलेगा। डीजल इंजन शायद थोड़ा जोर मार के चला ले, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। तो ये हो गया डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, लेकिन हर चीज़ का टेम्परेचर बहुत नज़दीक है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत नज़दीक है, और यहाँ केमिकल्स क्लीन कट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब डीजल है तो C14 to C20 है, उसमें 21 भी हो सकता है और आपका 13 भी हो सकता है, मतलब रेंज जो है। और आपका किरोसिन तो सबसे खराब है क्योंकि उसमें C10 से C16 तक के बीच में आता है, तो रेंज बहुत हौच-पौच है। तो इसके बाद आता है जो, इसीलिए देखें रिफाइनरी इतना बड़ा क्यों है अगर एक ही चीज़ से काम हो जाता है, बात वही है। ये मल्टी स्टेज आता है इसके बाद, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज फ्रैक्शनेशन। यहाँ पे आप जैसे ब्यूटेन और पेंटेन का आपको मिल गया है मिक्सचर, ठीक है, तो उसको डालेंगे, उसको भूंजेंगे, फिर उससे आपको थोड़ा सा फ्रैक्शनल मिल जाएगा, 65% 35% का सेपरेशन होगा, फिर करेंगे उसको, फिर आपको 75-25% का होगा, फिर करेंगे तब 85 और 15% का होगा। 4 स्टेप लगेगा इतना करने में। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिपेंड करता है कि आपका सोर्स क्या है, दो चीज़ का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना नज़दीक है। जितना बॉइलिंग पॉइंट नज़दीक होगा उतना ज़्यादा स्टेप लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट दूर रहा तो आराम से निपट जाएगा, लेकिन कुछ कुछ इसमें ये बहुत लगेगा, कुछ कुछ में ये 2 ही 3 और आपको लगेंगे, लेकिन लगता ये सब में है। जैसे किरोसिन बहुत ख़राब है, जेट फ्यूल काफ़ी हाई, मतलब समझिए हर जेट फ्यूल किरोसिन है, हर किरोसिन जेट फ्यूल नहीं है। किरोसिन एक रफ एरिया होता है, उसको फिल्टर करते हैं तो जेट ये बनता है, जेट प्रोपेलेंट, JP1 जो आप लोग देखते होंगे प्लेन में जाते हो ना, JPA1 या ऐसे करके लिखा रहता है, वही है। तो जेट फ्यूल है। डीजल भी बहुत नौटंकी करता है, डीजल में भी बहुत सारी चीज़ मिक्स आ जाता है। नैप्था जो है, नैप्था हम लोग जनरली एज ए बेस मटेरियल यूज़ करते हैं, तो नैप्था को भी अगर कंटामिनेटेड रहेगा तो काम नहीं करेगा अच्छा से। तो ये सबको 3-4 या कुछ चीज़ में और ज़्यादा भी आपको ये करना पड़ता है प्यूरिफाई करने का, नहीं तो आपका कंटामिनेशन इतना है कि वो यूजलेस है। तो ये हो गया। और रहा बात कि इस सब को करेंगे कैसे, आपने तो मेन डिस्टिलेशन कर लिया, हीट से आप 1-2 बार और ही कर पाएंगे, लेकिन प्योरिटी हाई करने के लिए वो सही टूल नहीं है। तो सही टूल होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। यहाँ पे वैक्यूम के कारण टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो इफेक्ट है वो अच्छा से बढ़ा देता है। कुछ कुछ केसेस में स्टीम डिस्टिलेशन भी करना पड़ता है, स्टीम डाल के थोड़ा सप्रेस करके आप काम करना चाहते हो वो भी करते हैं। जो आपने सोचा कि पढ़ाई करनी पड़ती है ऑयल रिफाइनरीज को संभालने के लिए, वो यही सब है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो बहुत लुच-पुच आउटपुट देता है, उसको फिल्टर करके यूजफुल रॉ मटेरियल बनाने में जान निकलती है। उसी के लिए इतने बड़े मतलब कि कई हेक्टेयर का लैंड लगता है। ये हो गया। और ये सारे टूल आपको सिर्फ बेस प्रोडक्ट देगा, ये अभी भी यूजफुल नहीं है। अभी भी इसको आप लेके आप गाड़ी वाड़ी में डाल दिए, चल जाएगा लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो वही समझ। और ये सब बहुत हंगरी होता है, यानी कि एनर्जी बहुत खाता है और बड़ा होता है। इसीलिए ये रिफाइनरीज जो है उसके लिए उसको शहर से दूर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है सर इसको जगह मतलब हेक्टेयर्स में दो। सोचो मत, मतलब जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है गुजरात में रखा हुआ, पागल जैसा बड़ा है, सैटेलाइट से दिखता है इतना बड़ा है वो। तो समझना बहुत जरूरी। मल्टी स्टेज के कारण जो आपका मेन कॉलम था उसका 10 गुना ज़्यादा एरिया खाएगा वो। अब वैक्यूम वाला तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ही। यहां तक हो गया आपका सेकेंड स्टेज प्रोसेसिंग। अब आता है कन्वर्शन। कन्वर्शन हम लोग इसलिए करते हैं कि क्रूड ऑयल का जो आउटपुट है वो कंट्रोलेबल नहीं है। क्रूड ऑयल में जो मिलना था मिल गया, अब क्या। और लेकिन आपका डिमांड तो अलग होगा ना, आपका डिमांड होगा सर हमें डीजल दबा के दो, सर पेट्रोल दबा के दो, सर ये हम फ्यूल ऑयल, मान लीजिए आपका देश में उतना नेवी का फ्लीट नहीं है तो उसका क्या करोगे। तो ये समस्या बन जाता है कि सर हमें मिल तो गया बहुत सारा प्रोडक्ट, लेकिन वो हमारे रेशियो में नहीं है, मतलब आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे आता है कि हम लोग बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ देते हैं छोटे हाइड्रोकार्बन में, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्रैकिंग, जिसमें आपका 2 चीज़ का मेन इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन और कैटलिस्ट। ये दोनों को लेते हैं और आप इसमें क्रैक कर देते हैं। मतलब कि बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को ले, सर हम मान लीजिए बहुत फ्यूल ऑयल मिल रहा है, क्रूड ऑयल का मिक्सचर वैसा आ गया, सर क्रूड ऑयल का उतना यूज़ नहीं है लेकिन डीजल का यूज़ है। क्रूड ऑयल को ये मतलब फ्यूल ऑयल को लीजिएगा, उसको क्रैक कर दीजिएगा, हाइड्रोजन और कैटलिस्ट के प्रेजेंट में आप उसे ब्रेक कर देंगे। और ये हो गया बड़े को छोटा में बनाना। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, छोटे को बड़ा। मान लीजिए आपको छोटा खूब सारा मिल जा रहा है, जैसे आपको गैसोलीन खूब मिल रहा है और आपको जेट फ्यूल बहुत मिल रहा है, लेकिन आपको ज़रूरत है हैवी ऑयल का, तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिचिंग। मतलब कि आपका छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के चेन उसको जोड़ के शादी करा के बड़ा सा बनाते हैं। तो उसको बिग वन करने के लिए उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एल्कनाइजेशन। ये एडवांस केमिस्ट्री हो जाता है। और इसमें आपको कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसको, OLGOMERIZATION।
ऑल्मराइजेशन करते हैं, ये बचा खुचा फजांग लगता है जो आपका। ये 3 मेन सेक्टर्स होते हैं, मतलब आपका पहला डिस्टिलेशन, मल्टी स्टेज रिफाइनमेंट, फिर कन्वर्शन। और ऑलमोस्ट हर देश कन्वर्शन करता है, मतलब कि शायद ही कोई देश है कि सर हमारा जो क्रूड दे रहा है वही काम चलेगा। मेजॉरिटी केस में उसको ट्वीक किया जाता है कि सर ये हमारा रेशियो है, इसके हिसाब से एडजस्ट करो। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल, ये फाइनल स्टेप होता है। यहां पे समझिए अभी आपके पास रॉ मटेरियल है, ये अभी भी सूटेबल फॉर यूज नहीं है। यानी कि अगर आप डीजल को डीजल इंजन में डाल देंगे, कुछ देर के बाद आपका फ्यूल इंजेक्टर बोलेगा सर हम चले जाते हैं इस दुनिया से। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटामिनेशन हटाने के लिए सबसे बड़ा स्टेप होता है हाइड्रोजन, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रो ट्रीटिंग। यानी कि आप दबा के हाइड्रोजन डालते हैं और वो हाइड्रोजन बाकी सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें आता है सल्फर और आपका अमोनिया, ये सब जो है, नाइट्रोजन और सल्फर, ये सब जो है ये निकल जाता है। यानी कि आप दबा के हाइड्रोजन इंजेक्ट किए और उसे पकाए, और उसके बाद आपका आउटपुट हो गया कि जो लिक्विड है, और एक हो गया गैसेस में निकला। गैसेस में आपका सल्फर और अमोनिया ये निकल जाता है। ये आपका फाइनली उसे यूजफुल बनाता है, क्योंकि अगर बिना हाइड्रोजाइजेशन के आप पेट्रोल निकाले और उसको यूज़ किए इंजन में, इससे इतना सुट निकलेगा, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर त्याग देगा दुनिया को। सर हम इतना सल्फर कंटामिनेशन के लिए नहीं बने। और आप लोग सुनते होंगे ना कि जो बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं वो बहुत पोल्यूटिंग है, उसमें ये स्टेप नहीं लगाया जाता है। ये जो फ्यूल ऑयल है उसमें ये सब स्टेप नहीं लगाते, तभी उसका दाम इतना सस्ता है कि उसे यूज़ किया जाता है बड़े सिस्टम में, क्योंकि ये स्टेप ऑब्वियसली हाइड्रोजन खाता है और काफ़ी गर्मी भी खाता है। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी, ये किए बिना आपका फ्यूल इतना गंदा होगा कि वो स्टेबल नहीं है। और जेट प्रोपेलेंट पे और करते हैं, मतलब कि यहाँ से जो निकल गया ठीक है, उसके बाद फिर कर देंगे जेट प्रोपेलेंट के लिए, मतलब केरोसिन के लिए एक बेस लेवल का फिल्टरिंग होगा, फिर उसको और रिफाइन करेंगे कि सर और सल्फर कम करो, क्योंकि सल्फर इंजन के लिए बहुत बुरा न्यूज़ है। तो वही करते हैं। ये तो हो गया आपका सफाई करने का। फिर सफाई के बाद उसमें डालते हैं एडिटिव्स, यानी कि आपको कभी भी पेट्रोल नंगा नहीं मिलता है, डीजल नंगा नहीं मिलता है, उस समय बहुत सारी चीज़ डाला जाता है, जैसे कि आपका लुब्रिकेशन डाला जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिटर्जेंट, साबुन डाला जाता है ताकि आपका फ्यूल इंजेक्टर साफ होता रहे, नहीं डालेंगे तो बोल जाएगा। तो वही बोला, डिटर्जेंट चाहिए होता है, फिर आपका रस्ट प्रिवेंशन रहता है, फिर ऐसे बहुत सारा चीज़ डाला जाता है। हाँ, इसका पेनल्टी पड़ता है कि ये इतना सारी चीज़ हम लोग आजकल के फ्यूल में डालते हैं कि अगर पेट्रोल आपने रख लिया है, पेट्रोल तो बहुत ख़राब है इस मामले में, कि पेट्रोल आप लिए रख दिया टंकी में, 6 महीना के अंदर वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, यानी कि शायद चले आपके इंजन में, शायद ना चले, ख़राब हो जाता है फ्यूल। तो ये सब होता है। और इसके बाद फाइनल क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, जो आप लोग सुनते हैं ना BS4 है, BS5 है, BS6 है, तो वो दो तरफा होता है, आपका गाड़ी का इंजन भी बदला जाता है और फ्यूल को भी बदला जाता है। तो क्योंकि ये बोल रहा है जैसे हाइड्रोजन जो किया जा रहा है उसमें कितना हाइड्रोजन लगा रहे हैं, कितना पार्ट्स पर बिलियन को मेंटेन कर रहे हैं, वो चेंज करेंगे और एक शॉट पे नहीं किया जाता, इसीलिए टाइम दिया जाता है कि सर हम BS5 लाने वाले, BS4 के इक्विपमेंट को आप डे 1 से ही चेंज कर दो, लेकिन धीरे धीरे उसे ट्यून करो कि हाँ आपका आउटपुट उतना मैच कर रहा है कि नहीं। तो वैसे करके फ्यूल्स को फाइनल क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद आप स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, स्टोरेज 2 तरीके से हो सकता है। आपका सीधा क्रूड ऑयल ही स्टोर कर सकते हैं कि सर हमारे मतलब प्रोसेसिंग प्लांट हमारे पास अपना है, क्रूड ऑयल रख लो। और कुछ किस्म होता है कि आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लो। रिफाइंड प्रोडक्ट डे टू डे प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए अच्छा रहता है। क्रूड ऑयल रहता है कि कभी थोड़ा सीरियस हो जाए, जैसे कि अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में बूम बम ब्रिम हो रहा है, तो ईरान सब पे हमला कर रहा है। वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा ऑयल टर्मिनल पे हमला कर दिया, और जैसे ही वो हुआ वहाँ पे नेचुरल गैस का सबसे बड़ा वो पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, अगले दिन गैस का दाम भाग गया। वो सब केसेस में ये हमें बचाएगा कि सर थोड़ा देर के लिए तो हम संभाल लेते हैं, मतलब जब तक ईरान को पूरी तरह से साफ नहीं किया जाता तब तक ये संभालेगा। उसके बाद भी नहीं हो पाए तब ये इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप लोग जो सुनते हैं 23 दिन 24 दिन का है, तो वो सब जनरली क्रूड ऑयल का रहता है। ये सब 2 या 4 दिन का रखते हैं, और कुछ कुछ किस्में ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत वही हो जाता है कि फिर इसको आपको अलग तरीके से रखना होगा, यानी कि बिना एडिटिव्स के रखना है, और इसे इनर्ट इन्वायरमेंट यानी आर्गॉन भर के रखिए टैंक में, या CO2 भर के रखिए, मतलब कुछ भी ऐसा कीजिए कुछ स्टेबल रहे। ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, मतलब कि आग लगने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे ऑक्सीडाइज करने लगेगा, इसीलिए तिगड़म लगता है उस पर। और यहीं पे आता है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, स्टेबिलिटी के लिए। तो वही स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाओ, उसको रखो। तो लॉजिक यही रहता है कि जो देश अगर थोड़ा सा भी को तरक्की दिख रहा है, मतलब है कि बैकग्राउंड में ये सब चीज़ सॉर्टेड है कि सर हम सॉर्टेड है। जो देश सॉर्टेड नहीं है, अगले दिन वो न्यूज़ में आएगा, जैसे कि श्रीलंका हमारा तेल खत्म हो रहा है, पाकिस्तान हमारा तेल खत्म हो रहा है, ये सब स्टेबल नहीं है। तो ये होता है फाइनेंशियल, मतलब आप सुनते हैं इतना बड़ा फैक्ट्री क्या है ऑयल रिफाइनरी में इतना सारा चीज़, यही है। और यकीन मानिए जो बता रहे, क्योंकि मेरे को इंजन के लिए काम करना पड़ रहा था, हमको JP10 के बारे में पता चला कि भैया वो है जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, उसको पका के बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ, वो आपका क्रूज मिसाइल में यूज़ होता है, ब्रह्मोस जैसा चीज़ में यूज़ होता है। तो
ट्राई करेंगे, ड्रोन के लिए हम लोग मांगे कि भैया कुछ लीटर दे दो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट मार ले। एक्सपेंसिव होता है, बट समझना बहुत सर कि ये बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं तेल को, और ये सिर्फ बेसिक मैं बता रहा हूँ, इसके बाद और फचांग है। तो ये सारा करके तब आप देश को स्टेबिलिटी देते हैं कि सर हमारे पास क्रूड ऑयल भी है, कि मतलब अगर एक दो शिपमेंट में डिले हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बूम बम्बड़ीम हो गया, तो हमारा तुरंत हमारा ये रिफाइनरी नहीं चिपकेगा, रिफाइनरी चिपक जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये है कि बाकी सारा चीज को रोक लेता है, संभाल लेता है। तो ऐसे करके देश को स्टेबल रखा जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में कि स्ट्रेटेजिक ऑयल कैसे रिफाइन किया जाता है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने एफर्ट दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।